गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञानकार द्वारा प्रायोजित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हम विद्युत विधुर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे निरक्ष स्थिति के कारण, और डायग्राम के बारे में मैंने आपको कल बताया था। आज एक बार वापस से बता रहा हूँ, ध्यान से एक बार देख लेना। डायग्राम में क्या है, एक हमारे पास विद्युत विधुर है ए बी, जिसके बीच के डिस्टेंस है 12, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r डिस्टेंस पे बिंदु P है, जहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो प्लस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1, A से P डायरेक्शन में, प्लस से दूर माइनस के पास। तो प्लस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1 और माइनस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E2। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये होगी हमारे पास E1, ये होगी हमारे पास E2। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी हमारे पास E। तो यहाँ पे एंगल ले लिया थीटा, यहाँ पे एंगल ले लिया थीटा। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था, यहाँ पे हमें घटक बनाने हैं। तो घटक बनाएंगे तो क्या होगा, अगर हम घटक बनाते हैं तो आपको केवल ये वाला पार्ट देखना है। तो इस पार्ट में क्या है, थीटा के पास वाला हो जाएगा E1 cos थीटा, और थीटा से दूर वाला E1 sin थीटा। इसके बाद हमें दूसरा घटक बनाना है, ये वाला पार्ट देखना है उसमें। तो ये हो जाएगा थीटा के पास वाला E2 cos थीटा, और ये वाला पार्ट हो जाएगा E2 sin थीटा। ठीक है, घटक मैंने आपको कल भी बताए थे, आज वापस बता दिए तो आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद A और P की जो डिस्टेंस है वो हमने कैसे निकाली, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो हमारे पास हो जाएगा √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसी तरह से PB की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम बनाने के बाद हमें थ्योरी में क्या लिखना है वो देखिए। थ्योरी में हम लिखेंगे, चित्रानुसार माना एक विद्युत विधुर AB प्रदर्शित है, जिसकी बीच की दूरी 12 है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यहाँ तक लिखने के बाद हम लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण। तो सबसे पहली बात तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E=kq/r²। अब देखो प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1। ठीक है, kq ये तो कांस्टेंट है और आवेश q है। अब डिस्टेंस हम क्या लेंगे, वो हमारे पास डिस्टेंस ये वाली होगी a से p वाली। तो ये डिस्टेंस हम क्या लेंगे, √r² प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ जाएगा E1 kq/r² प्लस l स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 AP दिशा में, AP दिशा में। इसी प्रकार फिर हम लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E2 इक्वल टू क्या होगा, E2 इक्वल टू होगा माइनस, क्योंकि माइनस आवेश के कारण है, माइनस kq/r² प्लस l स्क्वायर। क्योंकि √ का होल स्क्वायर करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास यही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, E2 kq/r² प्लस l स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम मोड वैल्यू ले, परिमाण वैल्यू ले, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, E2 kq/r² प्लस r² प्लस l स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 PP दिशा में, PP दिशा में, दिशा में। यहाँ पे आप देख सकते हो परिमाण लेने पर E2 का परिमाण, परिमाण लेने पर, E2 का परिमाण लेने पर, तो परिमाण में लेंगे, मोड वैल्यू लेंगे तो माइनस वाली वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस। तो हाँ देखो यहाँ पर हमारे पास E1 क्या है, kq/r² प्लस l स्क्वायर। E2 क्या है, kq/r² प्लस l स्क्वायर। तो E1 E2 क्या है, दोनों क्या है, समान। तो दोनों समान है। इसके बाद हम क्या करेंगे,
इसके बाद हम थ्योरी में लिखेंगे। थ्योरी में क्या लिखेंगे, यहाँ समीकरण 2 तक करने के बाद आपको थ्योरी में लिखना है बिंदु P को घटकों में वियोजित करने पर, बिंदु P को घटकों में वियोजित करने पर अक्षीय घटक एक ही दिशा में होने के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रदान करेंगे। बिंदु P को घटकों में बांटने पर, वियोजित करने पर अक्षीय घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़कर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रदान करेंगे, जबकि निरक्षीय घटक, जबकि लंबवत घटक या निरक्षीय घटक परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि निरक्षीय घटक परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। कैसे, यहाँ पे E1 sin थीटा, यहाँ पे E2 sin थीटा। अब हम जानते हैं E1 और E2 क्या है, दोनों बराबर, तो यहाँ पे E1 sin थीटा और E2 की जगह यहाँ E1 लिख सकते हैं। तो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, वो केवल अक्षीय घटक के कारण होगी। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा बिंदु P को घटकों में वियोजित करने पर अक्षीय घटक एक ही दिशा में होने के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रदान करेंगे, जबकि लंबवत घटक या निरक्षीय घटक परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E=E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्योंकि हमने क्या कहा, अक्षीय घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़कर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रदान करेंगे। अब हम जानते हैं E1 E2 दोनों बराबर है, E= क्या आ जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, फाइनल आंसर आ जाएगा E=2E1 cos थीटा। अब हमें क्या करना है, समीकरण 3 में वैल्यू रखनी है, समीकरण 3 में E1 का मान रखना है, cos थीटा का मान रखना है। तो समीकरण 3 में हम मान रखने से पहले E1 का मान तो हमें पता है, E1 E2 को ऐसे मान रख सकते हो, दोनों सेम है, हमें cos थीटा का मान निकालना है। cos थीटा हम कहां से निकाल सकते हैं, APO से या BPO से, किसी भी ट्रायंगल से आप निकाल सकते हो, किसी भी त्रिभुज से निकाल सकते हो। तो ले सकते हैं त्रिभुज PAO में, तो PO में हमें cos थीटा निकालना है। तो cos थीटा आप जानते हो, cos थीटा होता है, वो होता है हमारे पास आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कौन सा है इसमें, आधार है हमारे पास OA और कर्ण कौन सा है हमारे पास AP। तो OA/AP, तो OA/AP, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, cos थीटा OA कितना है L, तो यहाँ पे रखेंगे हम L, और हमारे पास कितना है AP, वो क्या है R² प्लस L² का अंडर रूट। आई बात समझ में। तो अंडर रूट जैसे हमारे पास अंडर रूट x है, जिसको हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसी तरह इसको हम लिखेंगे cos थीटा L/r² प्लस L² की पावर 1/2। समीकरण नंबर यहाँ पे ले लेंगे हम, समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में E1 का मान और cos थीटा का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में समीकरण 1 व समीकरण 4 का मान रखने पर, क्योंकि समीकरण 1 में E1 का मान है, समीकरण 4 में cos थीटा का मान है, तो मान रखेंगे तो E1 आ जाएगा KQ/R² प्लस L²। देखो यहाँ पे रखे हमने 2 और E1 की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ से KQ/R² प्लस L²। आई बात समझ में। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनटू cos थीटा रखेंगे यहाँ से
L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा एडजस्ट करना है। देखो E इक्वल टू ये हो गया हमारे पास A, ये हो गया हमारे पास U इनटू 2 को इधर लेके चले जाएंगे 2L और नीचे आ जाएगा। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ इसकी पावर कितनी है 1/2 और इसकी पावर कितनी है 1। तो 1 और 1/2 कितने हो जाएंगे 3/2। ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। देखो किस तरह से लिखा है, x की पावर 1 x की पावर 1/2। ये हो जाएगा x1 प्लस 1/2। फाइनल आंसर आएगा x इक्वल x की पावर 3/2। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1 r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1/2 दोनों को ऐड कर देंगे तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। आई बात समझ में। इसके बाद आप जानते हैं p इक्वल टू क्या होता है q इनटू 2l। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे e इक्वल टू kp अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये होगा हमारे पास निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला। समीकरण नंबर कितने आ जाएंगे, समीकरण नंबर आ जाएंगे हमारे पास 5, समीकरण नंबर 5। तो निरक्षीय स्थिति क्या होती है, ध्यान से देख लो। निरक्षीय स्थिति हमारे पास है एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदुओं से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी है। प्लस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 माइनस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। ठीक है, फिर हमने इसको घटकों में वियोजित किया। अक्षीय घटक, अब घटकों में वियोजित कैसे करते हैं वो मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूं, तो आपको आ गया होगा समझ में। अक्षीय घटक एक दिशा में होने के कारण परिणाम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रदान करेंगे। निरक्षीय घटक एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण तथा परिमाण में समान है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, तो E1 E2 बराबर है, तो यहाँ पे भी हमने रख दिया E1। तो 2E1 cos थीटा, cos थीटा हमने यहाँ इस ट्रायंगल से निकाल लिया। कोई सा भी ट्रायंगल ले सकते हो। तो cos थीटा हमारे पास आएगा L अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1/2। तो इस समीकरण 3 में E1 और cos थीटा का मान जब हमने यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखने के बाद आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर कितनी है 1/2। ऊपर हमने क्या है थोड़ा सा एडजस्ट किया कि एक पहले लिया q इनटू 2l। तो q इनटू 2l क्या होता है p विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया e इक्वल टू kp अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। आगे बात समझ में। इसके बाद हम बात करेंगे आगे। देखो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या आया, E इक्वल टू kp अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। ये फाइनल फॉर्मूला आया। तो वापस हम देखेंगे। देखो L डिस्टेंस कम है, R की डिस्टेंस ज्यादा है, तो हम लिखेंगे R इज ग्रेटर देन L। तो R स्क्वायर इज मोर ग्रेटर देन L स्क्वायर। तो L को नगण्य लेने पर R की तुलना में नगण्य लेने पर R की तुलना में L को नगण्य लेने पर क्या लिखेंगे, जैसे स्थिति में क्या था वैसे ही kp अपॉन r स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2। तो E इज इक्वल टू kp अपॉन r स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये देखो पावर इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आएगा आंसर, E इज इक्वल टू kp अपॉन r जो हो जाएगा 2 इनटू 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ जाएगा kp अपॉन r क्यूब। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो हमारे पास आ जाएगी E इज इक्वल टू kp अपॉन r क्यूब। निरक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास आ जाएगी E इज इक्वल टू kp अपॉन r क्यूब। इसके बाद हम इसका सदिश रूप लिखेंगे। तो सदिश रूप क्या होगा, देखिए सदिश रूप हमारे पास है, सदिश रूप होगा E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस kp वेक्टर अपॉन r क्यूब डॉट r वेक्टर। तो वेक्टर उस पे लगाना है जो सदिश राशि E सदिश राशि है, वेक्टर लगा दिया।
विद्युत विधुर आघूर्ण सदिश राशि उस पे वेक्टर लगा दिया और ये डॉट आर किया। अब यहाँ पे माइनस कैसे आया वो बताएंगे हम। माइनस का कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विद्युत विधुर्व की दिशा विद्युत विधुर्व आघूर्ण की दिशा विपरीत होने के कारण माइनस क्यों आया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विधुर्व आघूर्ण की दिशा विपरीत होने के कारण। अब विपरीत कैसे होगी देख लो। देखो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कौन सी दिशा में है? वो कौन सी दिशा में? A से B की दिशा में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है A से B की दिशा में है। आई बात समझ में? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है A से B दिशा में, लेकिन विद्युत विधुर्व आघूर्ण की जो दिशा है वो क्या होती है? माइनस से प्लस की तरफ या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत दिशा में। तो विद्युत विधुर्व आघूर्ण की जो दिशा होगी वो क्या है? B से वो होगी हमारे पास B से A की तरफ, वो होगी हमारे पास माइनस से प्लस की तरफ, B से A की तरफ। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A से B दिशा में और विद्युत विधुर्व आघूर्ण B से A दिशा में, तो दोनों विपरीत होने के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा इसका जो सदिश रूप उसमें आएगा माइनस। दोनों की दिशाएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और विद्युत विधुर्व आघूर्ण की जो दिशा है विपरीत होने के कारण हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। आई बात समझ में? इसके बाद हम कल पढ़ेंगे।